स्वास्थ्य जो जीवन का आधार है और जिसके निरोग रहने से जीवन पूर्ण है, उसे आज कोरोना काल में लोगों ने गंभीरता से लिया। लेकिन अब चिंता उन बच्चों की जिनकी उम्र 18 साल से कम है। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हर वो महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए देने की, जिसे इस वक्त जिंदगी बचाने के लिए और संभालने के लिए जरूरी है। भारत में बच्चों की आबादी लगभग 1/3 है। उनके स्वास्थ्य की चिंता भी बेहद लाजमी है। बदलते मौसम के मिजाज ने पेरेंट्स की यानी अभिभावकों की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि बच्चे अब वायरल फीवर का शिकार हो रहे हैं। बच्चों की देखरेख के लिए आधारभूत जिस ढांचे की जरूरत होती है वो इतनी मजबूत कभी नहीं रही, क्योंकि बड़ों के मुकाबले बच्चे कम बीमार पड़ते हैं और उनकी अब कमी को महसूस साफ तौर पर किया जा रहा है और इसीलिए ध्यान दिलाया जा रहा है कि हम तैयार रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। तो बिना हिचक उठाइए फोन, लगाइए कॉल और जुड़िए हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स की पूरी टीम, जो आपको बताएंगे वायरल से बच्चों को कैसे बचाएं। तो अपने इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत करें। सबसे पहले आपका तारुफ मैं करा दूं, परिचय कराऊं उन तमाम डॉक्टर पैनलिस्ट से जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर श्वेता गुप्ता गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अमित कुमार जनरल फिजिशियन है, सर आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर नेहा सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एम्स में, मैम आपका भी बहुत स्वागत। और डॉक्टर विवेकानंद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर विवेकानंद, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, चूंकि इस वक्त ये परेशानी और इस तरह की परेशानी से जूझते बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को लेकर आप तक पहुंचते होंगे कि वायरल फीवर ने अचानक से लोगों को परेशान कर दिया है। इसकी एक महत्वपूर्ण वजह आपको क्या नजर आती है? अभी तो कुछ वायरल फीवर है जो कॉमन कोल्ड हो गया या कुछ अभी इन्फ्लुएंजा का वेरिएंट है जो अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। सभी जगह वो फैले हुए हैं। कहीं भी बच्चे बाहर जा रहे हैं या घर में ही पेरेंट लोग हैं जो इन्फेक्टेड होकर आ रहे हैं तो वो बच्चे को इन्फेक्शन दे रहे हैं। जो बच्चे बाहर में घूमते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, हाथ साफ नहीं करते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं खास करके। तो हमारे समझ से अभी जो है इन्फ्लुएंजा का कुछ वेरिएंट है जो कि मार्केट में और बच्चे के बीच में आ चुका है और बहुत ही भयावह रूप लेते जा रहा है, क्योंकि एक बच्चे से दूसरे में भी फैल रहे हैं और उससे पूरी सोसाइटी और परिवार इन्फेक्टेड हो रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नेहा सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बच्चों को लेकर जब चिंता होती है तो उनको बड़ों के कंपैरेटिवली ये समझा पाना कि आप बिल्कुल यही कीजिए, इतना ही कीजिए, ये थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि अब चूंकि तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, बच्चों ने भी देखा है कि आखिर कोरोना गाइडलाइंस क्या होती है, क्या हाइजीन हमें मेंटेन करनी चाहिए, परिवार में लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं। इसके बावजूद इस वक्त एहतियात के तौर पर माता पिता क्या करें जिससे बच्चे सुरक्षित रहें? डेफिनेटली सबसे पहले कि अभी जैसे कि कोरोना का 1.5 साल तक हो चुका है सारे देश में, कई देशों में कोरोना संक्रमण रहा है और वैसे में बच्चों की संख्या में इन्फेक्शंस में अभी बढ़ोतरी हुई है। कई सारे देशेस में जैसे यूएस में काफ़ी 2 दिन पहले की ये न्यूज़ आई है कि काफ़ी पीडियाट्रिक केसेस में बढ़ोतरी आई है। तो हमारे इंडिया में भी हमारे आईसीयू पीकू जो है वो फुल हो रहे हैं। मेनली मेरे समझ से कि अभी उनकी इम्यूनिटी जो होती है उतनी सक्षम नहीं, वेल डेवलप नहीं हो पाती है। वो समझ चुके हैं कि गाइडलाइन क्या है, तो वैसे में पेरेंट्स पे को ध्यान देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। और दूसरी बात कि जैसे कि कुछ वैक्सीन के ट्रायल इंडिया में हुए हैं, कोवैक्सीन में की ट्रायल हुई है, जहाँ की स्पुतनिक की ट्रायल को जो अनुमति मिल चुकी है कि 12 साल से के ऊपर के बच्चे को लिए जाएं। तो वैसे जहाँ वैक्सीनेशंस के का ट्रायल से जहाँ की ये घोषणा हो चुकी है कि उन्हें वैक्सीन दिया जाए तो उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए। और अगर बच्चा संक्रमित होता है तो उन्हें अलग कमरों में रखा जाए, उनसे इंटरेक्शन थोड़ा कम किया जाए, उन्हें इन्वॉल्व रखा जाए। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे चीज़ भी आ चुके हैं कि बच्चे का ध्यान अलग लगाया जा सके। बार बार वो हाथ धोएं, ये
चीज़ जो है बच्चे को थोड़ा समझाना ज़रूरी है। और 5 साल के ऊपर के बच्चे जो मास्क अगर बाहर जाते हैं तो कपड़े का मास्क या घर में यूज़ कर सकते हैं अगर इन्फेक्शन से, लेकिन लेस देन 5 ईयर को कोई मास्क यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ओवरऑल कहा जाए कि अगर बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं, वो जैसा कि अभी वो स्कूल जाना स्टार्ट किए हैं और वो इन्फेक्शंस काफ़ी फ्रेंड से मिलते हैं, उन्हें संक्रमण होने की भी संख्या उनको ज़्यादा हो रही है। वैसे में उनका है कि वो कपड़े का मास्क अगर यूज़ करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, आते हैं, तो इन सब का चीज़ों का कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन बिहेवियर जो है बिल्कुल अडॉप्ट अच्छे तरीके से करना चाहिए। पेरेंट्स को इस बात की बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। अगर वैक्सीन मिल रही है तो वैक्सीनेशन उन्हें कराना ज़रूरी रहना चाहिए। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये इस वक्त पेरेंट्स के तौर पर अभिभावकों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने बच्चों को लेकर वो खास तौर पर एहतियात बरतें। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ गया आदित्य गढ़वा से। आदित्य, आप अपना सवाल पूछिए। आदित्य, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं आवाज सुन रहा हूँ। मैं सबसे अरविंद पहले कुमार आप बोल अपने रहा हूँ। टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज सही तरीके से पहुंच सके। जी मैम, अरविंद कुमार बोल रहा हूँ गढ़वा से। जी मैम, ये कह रहा हूँ मेरा बच्चा 11 साल का है और वैक्सीनेशन भी अभी अवेलेबल नहीं है, और उसको मैं 4-5 दिन से देख रहा हूँ कि उसके नाक से पानी और आंख लाल और पूरा फीवर रह रहा है और फिर अपने आप कम भी हो रहा है, और पैरासीटामोल और प्रोसिन हम लोग दे रहे हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए मैम? डॉक्टर अमित कुमार, आप इन्हें गाइड कीजिए कि इस वक्त ये क्या करें। इनके बच्चे की उम्र 11 साल है। हाँ अरविंद जी, नमस्कार। बच्चे को लग रहा है कि कुछ वायरल इन्फेक्शन है, जैसा कि बता रहे हैं कि बुखार आ रहा है, कुछ पैरासीटामोल देने पे भी ठीक नहीं हो रहा, और आप उनको कुछ मेडिसिन्स भी दे रहे हैं, सर्दी है। तो ये सब जो नॉर्मल फ्लू होता है, सीजनल फ्लू होता है, जो हर एक साल होता है सीजन चेंज होने पे, तो बिल्कुल वही लक्षण लग रहा है आपके बच्चे में भी। तो क्रॉसिन तो आप दे ही रहे हैं, साथ में आप थोड़ी सी कुछ एंटीबायोटिक्स भी दें उनको, जैसे एजिथ्रोमाइसिन होता है, वो आप दे सकते हैं एक, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज्ड होता है, तो उससे वो इन्फेक्शन और ज़्यादा न बढ़े, क्योंकि बच्चों में सुपर इम्पोज इन्फेक्शंस भी काफ़ी होते हैं। इसीलिए तो ये तो मेडिसिन्स का पार्ट है, लेकिन आप उनको थोड़ा सा साफ़ सफाई पे भी ध्यान दें, बच्चे को पूरा आराम करने दें, ध्यान रखें कि बच्चे बेड पे ही हर समय रहें, कोई खेल कूद ना करें, कोई एक्टिविटी ना करें, और उनका खाना पीना अच्छे से खिलाएं, और बार बार हाथ धुलाएं। कहीं भी बच्चे को इधर उधर उनको नहीं बोलिए कि टच करे या छुए, या कोई भी साफ़ पानी पिए, खाना पीना साफ़ हो, हाथ धो के ही हमेशा खाना खाएं, पानी का बॉटल एक अलग रखें, पानी उबाल के दें या जैसा भी हो, कि पानी की क्वालिटी भी एकदम साफ़ रहे, जो इन्फेक्टेड ना हो। तो सफाई पर पूरा ध्यान रखें, और कुछ टैबलेट्स लें। अगर नहीं ठीक होता है तो जो भी बगल में डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें, या फिजिशियन हो या चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, तो उनसे भी कंसल्ट आप करिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी अभी तो नॉर्मल फ्लू है, लेकिन कभी कभी टाइफाइड के कारण भी बुखार होता है, जो काफ़ी लंबा खींचता है। बिल्कुल। तो आप बच्चे के हेल्थ को मॉनिटर करें, जो एहतियाती कदम डॉक्टर्स बता रहे हैं आप उन्हें जरूर फॉलो करें, और इसके बावजूद अगर सुधार ना हो वैसी परिस्थिति में आप अपने स्थानीय स्तर पर डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ के हैं विश्वनाथ पटना से। विश्वनाथ, आप अपना सवाल पूछिए। सुनेगा ना? आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है विश्वनाथ जी? जी जी, उनके मम्मी से बात कीजिए ना, बच्चे की मम्मी से। हेलो, आपका सवाल क्या है? आप अपना सवाल पूछें। हाँ, ये उससे बुखार लग रहा है, खाना नहीं खा रही है, और हेलो, बच्चे की उम्र क्या है? 1.5 साल की है। और ये परेशानी कब से है? 4-5 दिन से है उसे। आपने अब तक डॉक्टर कोई सलाह ली है? हाँ, डॉक्टर को दिखाया, 2 दिन पहले दिखाया, तो डॉक्टर मेडिसिन लिखा है, एंटीबायोटिक वगैरह सब कुछ लिखा है। डॉक्टर विवेकानंद, हालांकि ये तो डॉक्टरी सलाह पर इस वक्त बच्चे को दवाई दे रही हैं, बट 1.5 साल उम्र बता रही हैं बच्चे की, और अभी भी ये समस्या बनी हुई है।
एक्चुअली ये अभी 4 से 5 दिन हो गया, तो वायरल के साथ में हो सकता है अभी टाइफाइड का बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं, तो टाइफाइड फीवर होने का डर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा ले, है ना, विडाल टेस्ट जो भी होते हैं, सीबीसी होते हैं, उसमें करवा के थोड़ा इन्फेक्शन का हम लोग जांच कर लेंगे कि इन्फेक्शन है या टाइफाइड फीवर है, क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन में बच्चे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक साथ में जो पैरासीटामोल दे रहे हैं वो देते रहें, और साथ में उनसे डाइट खान पान को भी थोड़ा इम्प्रूव करें, है ना। उसको बच्चे को जैसे कुछ भी सुसुम पानी दें पीने के लिए, ठंडा पानी नहीं दें। कुछ खान पान में 2-3-4 बार जो भी न्यूट्रिशियस डाइट है, दाल हो गया, गाढ़ा दाल हो गया, ये सब दें, और जांच करवा लें। उसके बाद डायग्नोसिस क्लियर होगा, उसके बाद उसका इलाज किया जाएगा। बिल्कुल, तो जांच अगर लगातार बच्चे को इस तरह की समस्या हो रही है तो ज़रूर डॉक्टर का संपर्क आप स्थापित करें, और उसके बाद जांच के बाद ही दवाओं का सेवन जो बच्चों को कराना चाहिए। डॉक्टर श्वेता गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अमूमन ये अचानक से लोगों के बीच ये क्यूरियोसिटी भी है और परेशानी भी खड़ी कर रहा है कि अचानक से आखिर ऐसा क्या हो गया जो बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित होने लगे, और वो भी इस तादाद में। क्या इसे हम कोरोना से जोड़कर देखें, या फिर सीजनली हर साल या अमूमन इस तरह के कंडीशंस में, वेदर टेम्परेचर में होते हैं, लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है? इनफैक्ट ये हर साल सीजनल चेंजेस होते ही रहते हैं जी। हर साल सीजनल चेंजेस होते ही रहते हैं, जिनमें हमारे सीजनल वेरिएशंस के अकॉर्डिंग जो है फ्लू वायरस जो है स्प्रेड होते हैं इन्वायरमेंट में। एंड यू विल नोटिस कि साल में 2 या 3 बार इस तरह का, जब भी मौसम चेंज होता है, इस तरह के वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं और बच्चों को फीवर से अफेक्ट करते हैं। इस बार लोग थोड़ा ज़्यादा परेशान इस वजह से हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है लोगों में जो है कोविड का डर फैल चुका है इस बार। लेकिन बच्चों को काफ़ी तेज़ बुखार देखा जा रहा है, और तेज़ बुखार के साथ साथ थोड़ी बहुत सर्दी खांसी भी है, जो कि बहुत मुश्किल से ही कंट्रोल हो पा रही है, जैसा अभी देख रहे हैं हम लोग। लेकिन इसमें अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को बस ये ध्यान रखना है कि बच्चों के फीवर को कंट्रोल करना है, और समय से जो है डॉक्टर को दिखाना है, और जो भी जांच डॉक्टर के सलाह पर बोला जाए उसे करवाना है, और दवाएं देनी है। बिल्कुल। और ये कोशिश रखनी है कि मान लिया घर में अगर कोई बच्चा बीमार है तो दूसरे बच्चों से उसे अलग थलग रखना है, और उस बच्चे का जूठा भी जो है किसी और को नहीं खिलाना है, और बच्चे को प्रॉपर आराम देना है, और धीरे धीरे ये अपने आप कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर, जो जानकारी आप दे रही हैं, देखिए इस वक्त ये चीज़ें ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी हैं। स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों के कांटेक्ट में आ रहे हैं, और ऐसे में वो कितनी सावधानी बरतते हैं, क्या वो किसी इन्फेक्शन से ग्रसित तो नहीं हो गए। इस वक्त ये एहतियाती कदम उठाए जाने ज़्यादा ज़रूरी नजर आते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर बेगूसराय से जुड़ गए हैं, अमरेंद्र यादव। अमरेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, बात ये है कि एक बच्चा है 13-14 साल का जी। उसमें जो है उसको देखते हैं जो बार बार जो है ऊपरी सर्दी बार बार मैंने उसको होते रहता है, ऊपर मैंने सर्दी गिरते रहता है। बच्चा 13-14 साल का, ये परेशानी पहले से बनी हुई है? ये लगभग बच्चे से है इसका, छोटी उम्र से ही बार बार इन्फेक्शन हो जाती है। डॉक्टर नेहा सिंह। हाँ, मैंने इनकी समस्या सुनी है। ये बेसिकली इन्हें जो है कि सीजनल जो वेरिएशंस है, बचपन से ही ये इस स्नोफिलिक जो होते हैं स्नोफिलिया से ये ग्रसित है, जो कि थोड़ा सा भी पॉलन में इन्वायरमेंट में चेंजेस होने की वजह से या बहुत सारे धूलकण मौजूद होने से ये समस्या हमेशा बरकरार रहती है। इसका बृहद फॉर्म जो है एज़मा का रूप लेता है। अगर बच्चा ऐसे तरीके से परेशान है तो उसे जो मास्क, जो कपड़े का मास्क है, वो अगर यूज़ करे तो वैसे में उसे फ़ायदा मिलेगा। और रही बात की ना कि जो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, काफ़ी जगह पे काफ़ी बार देखा गया कि ये एलर्जी की वजह से भी ये होता है। तो इसे दूर करने के लिए ये चीज़ है कि आप जो लोकल जो सिट्रिजिन जो एंटी एलर्जिक दवा है उसका आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन जब आप नॉर्मल सीवीसी कराने के बाद अगर समस्या बढ़ रही है तो आप अपने फिजिशियंस को ज़रूर दिखाएं,
वो बेहतर उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देंगे। स्टेरॉइड्स कब यूज़ करना है कब नहीं, ये चीज़ आपके फिजिशियन आपको बताएंगे। लेकिन आप मास्क यूज़ करें, पानी जो है बिल्कुल साफ़ पिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और जितने भी जो सफाई सफाई के अकॉर्डिंग जो भी बिहेवियर है उसको फॉलो करें। और अगर समस्या बढ़ती है, इस्नोफिलिक काउंट अगर बढ़ता है तो लोकल फिजिशियंस को दिखाएं। अगर सांस लेने में परेशानी भी बढ़ती है तो अपने लोकल फिजिशियन से संपर्क जरूर करें। बिल्कुल। तो देखिए, बच्चों के अंदर जो भी व्यवहार वो सीखते हैं या वो जिस तरह की एक्टिविटी करते हैं, उसका असर बहुत हद तक दूसरे बच्चों पर भी पड़ता है। और ऐसे में ये सावधानी, घर के परिवार के अंदर कोई बच्चा इन्फेक्टेड है तो दूसरे बच्चों को भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। माता पिता के स्तर पर भी एहतियात ज़रूरी हो जाती है। और जिसका जिक्र डॉक्टर नेहा कर भी रही हैं कि मास्क का इस्तेमाल, 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें अगर घर के बाहर वो जा रहे हों या घर में कोई दूसरा शख्स इन्फेक्टेड हो। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ के अररिया से राघव। राघव, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा। आप अपना सवाल पूछिए। सवाल ये, अभी जो फीवर चल रहा है इसमें प्रिकॉशन के लिए क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर अमित कुमार, चूंकि अभी वायरल को लेकर के सभी माता पिता परेशान हैं कि बच्चे इन्फेक्टेड ना हो जाएं, वैसी परिस्थितियों में पहले से क्या एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं? खान पान से लेकर रहन सहन और फिर दवाओं में भी कोई प्रिस्क्राइब्ड ऐसी दवाएं हैं जो पहले से ली जाएं? नहीं मैडम, जो प्रिकॉशन है किसी फीवर का, वायरल फीवर का, उस सेम है जैसे कोरोना में हम लोगों ने प्रिकॉशन लिया है, बिल्कुल वैसा ही प्रिकॉशन लें। क्योंकि कोरोना भी एक तरह का वायरस है और अभी भी जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ज़्यादा चल रहा है, तो प्रिकॉशन दोनों में सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि कोरोना में प्रिकॉशन अलग होगा, अभी प्रिकॉशन इस फीवर में प्रिकॉशन अलग होगा। दोनों एक ही कीटाणु के कारण हो रहा है, वायरस के कारण, दोनों ही वायरस हैं, इसलिए दोनों में ही प्रिकॉशन सेम होगा। जैसे कोरोना में प्रिकॉशन आप लेते हैं वैसे ही सेम प्रिकॉशन आपको इन्फ्लुएंजा वायरस में भी लेनी पड़ेगी। वजह से मास्क पहनना है, रेगुलर मास्क पहनना है, उसके बाद बार बार हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, भीड़ भाड़ नहीं करनी है। अभी फेस्टिवल्स का टाइम आ रहा है, बहुत भीड़ भाड़ होने लगी है, स्कूल खुल गए हैं, इसलिए बच्चे सभी ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। तो ये प्रिकॉशन सब आपको वैसे ही लेना होगा। बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइजेशन, थोड़ी लोगों से जो भी छींकते हैं या जिनको खांसी है उनको थोड़ा आइसोलेट करें, एक रूम में रखें और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखें। और जो खाने पीने का जो मैंने बताया कि साफ़ सफाई पे ध्यान देनी है, खाना पीना अच्छा लेना है। और इसके लिए कोई दवा, प्रिकॉशन के लिए कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वायरल है तो वायरल के अगेंस्ट बहुत कम ही मेडिसिन्स काम करती हैं। वैसे अभी कोरोना में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंजेक्शन सब आई, लेकिन एक हद के बाद WHO ने बोला कि वो काम नहीं करती हैं। तो इससे बेस्ट है कि आप प्रिकॉशन लें, क्योंकि प्रिकॉशन ही इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा है। दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, लेकिन वो तब लिया जाए जब इन्फेक्शन आपको हो जाता है, तब स्टार्ट करें। बिल्कुल, सावधानी बरतकर आप परेशानी से बच सकते हैं और यही सबसे कारगर तरीका भी है। रंजीत कुमार गुप्ता लोहरदगा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं। रंजीत, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, ये बोल रहा था ना कि जैसे शुगर में जो है जी, क्या क्या चीज में परहेज करना चाहिए, जैसे खाने पीने में? ये परेशानी किसे है, बच्चे में है या बड़े में है? मेरे को ही है। डॉक्टर अमित कुमार, आप इन्हें सजेस्ट करें। हालांकि ये शुगर की समस्या से परेशान है, जानना चाह रहे हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, जिस वजह से शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रह सके और खाने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वो बढ़ जाए। बिल्कुल, शुगर के पेशेंट्स हैं आप तो सबसे पहले खाने पीने का आपको ध्यान बिल्कुल देना पड़ेगा। खाने में आपको पता ही है, चीनी, चावल, आलू, इसकी मात्रा, चीनी और आलू की मात्रा तो एकदम बिल्कुल ही बंद कर दें, ना खाएं। और जो भी चावल है बहुत थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, उसे भी अवॉइड करें। कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच जो डाइट है उसको बहुत कम लें, जैसे मकई है या फिर जो भी जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं उसको बहुत कम लें आप।
और फल सब में भी सारे फल्स नहीं लें। सेब, अमरूद, जामुन, ये सब जो फ्रूट्स होते हैं वो सेफ़ होता है। बाकी सब जो फ्रूट्स हैं उसमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहता है तो आपको शुगर कर सकता है। तो इसीलिए खाने पीने में ये सब सावधानी रखें। और चावल का कोई भी प्रोडक्ट आप ना खाएं, जैसे चूड़ा है, भुजा है, मुढ़ी है, उसकी रोटी है, तो उसको जनरली अवॉइड करें। शक्कर, शहद, चीनी का कोई भी प्रोडक्ट आप उसको अवॉइड करिए। बिल्कुल, तो खाने पीने में ये सावधानी आप से रख सकते दूरी हैं। बनाना आपको बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप खान पान में ज़्यादा एहतियात बिल्कुल। बरतें। एक्सरसाइज जिसे सभी रोगों के लिए अचूक बाण कहा जाता है, वो अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए भी। डॉक्टर श्वेता गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक प्रेग्नेंट लेडी जो अपनी भी सेहत का ख्याल रखती हैं और उनके गर्भाशय में पलने वाले बच्चे को भी बहुत सारी चीज़ों से बचाने की ज़रूरत है। अभी जब ये वायरल को लेकर इतना ज़्यादा लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं या लोगों के अंदर डर का माहौल है, कोरोना का फेज ऑलरेडी चल रहा है, वैसे में प्रेग्नेंट लेडीज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखें जिससे वो इस तरह के वायरल फ्लू से बच सकें? गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए। उनके लिए भी वही सावधानियां अभी भी बरतनी ज़रूरी हैं जो कोविड के टाइम में बोला गया था। सोशल डिस्टेंसिंग और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग और हाइजीन मेंटेन करना। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे उन्हें नहीं जाना चाहिए। और ख़ास करके अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और उनके बच्चे भी हैं, और अगर वो बच्चे जो है घर से बाहर निकल रहे हैं, तो इसके लिए भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि या तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दें, या फिर अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करने की आदत डलवाएं। दूसरे, कभी भी किसी एक दूसरे परिवार में किसी का भी जूठा वो ना खाएं। ये चीज़ हमेशा मेंटेन करना है कि किसी का जूठा ग्लास या जूठा बर्तन नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे भी एक दूसरे में इन्फेक्शन फैलता है। और कोशिश करनी है दूर से ही जो है लोगों से बातचीत करने की, और एसी वगैरह को अवॉइड करना है। ठंडे पानी से बच करके रहना है। लोग को ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। इवन बच्चों में भी ये आदत नहीं डालनी चाहिए। बच्चे अक्सर फ्रिज से डायरेक्ट निकाल करके कुछ सामान खा लेते हैं, तो लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए, खास करके जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको कि डायरेक्ट ठंडा सामान जो है एसी में से निकाल कर फ्रिज में से निकाल करके ना खाएं, और ना ही बच्चों को ये आदत लगाएं। बिल्कुल, तो ये एहतियात देखिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ठंडे पेय पदार्थों से आप दूरी बनाकर रखें, एसी में रहने से परहेज करें, कम से कम उसकी ज़रूरत पड़े। ये तमाम एहतियाती कदम है जो इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है आपको परेशानी में पड़ने से बचाने के लिए। हमारे साथ एक कॉलर जोड़ के हैं, कुमार कृष्ण रंजन बाढ़ से। आप अपना सवाल पूछिए रंजन। हाँ जी मैम, थैंक्स डॉक्टर साहब को। मैम, मेरा एक 5 साल का बच्चा है, तो वो बराबर प्रत्येक मंथ उसको बुखार आ जाती है। दवाइयाँ तो चल रही है लेकिन कोई सा स्पेसिफिक कभी तक फायदा हुआ नहीं है। ये समस्या कब से है? ये 2 साल से ही हो रहा है, जबकि इलाज चल रहा है बराबर, लेकिन फिर भी मैम हो ही जाता है। तो वही जानकारी ना डॉक्टर साहब से क्या किया जाए, कैसे क्या ट्रीटमेंट किया जाए। डॉक्टर नेहा सिंह, 5 साल का बच्चा है और बार बार हर महीने, अमूमन हर महीने ही बुखार की समस्या हो जाती है, क्या करें? ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं कि जिनका काम होता है इन्फेक्शंस को रोकना, और बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करते हैं। तो अगर आप किसी फिजिशियंस के पास जा रहे हैं तो बिल्कुल वो कुछ टेस्ट की सलाह देंगे, जैसे कि ऑक्सीडेज टेस्ट, जो कुछ डेफिशिएंसी होती है जिसमें कि बच्चा अक्सर किसी बीमारी से लड़ नहीं पाता है और लड़ने के लिए वो एंजाइम उसमें डेफिशिएंट होता है। तो मेरे ख्याल से कि जो भी फिजिशियंस के पास वो जा रहे हैं, लोकल फिजिशियंस, वो वैसे टेस्ट की सलाह देंगे, उसकी कुछ जांचें होगी, और अगर ये जांचें कुछ पाई जाती है तो फिर उसके अनुसार उनका ट्रीटमेंट चलेगा। सपोज़ किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी है, जो कि क्रॉनिक ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी भी ऐसे बच्चों में पाई जाती है, जिसमें कि क्या होता है कि प्रायः बच्चों से में 2 से 3 साल में देखा जाता है कि काफ़ी आगे जाके भी कि वो प्रत्येक माह बीमार पड़ते हैं।
तो मेरे ख्याल से कि इन्हें कुछ जांच की ज़रूरत है। अगर ऐसा होता है तो आजकल कुछ इसकी थेरेपी भी आ गई है, हम पैसिवली इसको ट्रीट भी कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो ये किसी लोकल फिजिशियन से कंसल्ट करें और उसके बाद अकॉर्डिंग उनकी सलाह पे वो आगे अपने बच्चे का ट्रीटमेंट बेहतर करा सकते हैं। बिल्कुल। कॉलर एक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुबोध कुमार जमुई से। सुबोध, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। आप अपना सवाल पूछिए। हाँ हाँ सर, हमें अस्थमा है, क्या क्या खाना पीना क्या क्या मतलब करना है? डॉक्टर विवेकानंद, हालांकि इन्हें अस्थमा की समस्या है, अपने संबंध में जानकारी चाहते हैं, क्या प्रिकॉशंस किए जाएं? अस्थमा तो एलर्जी का प्रॉब्लम होता है। इसमें खास करके पहले तो मालूम करना है कि क्या चीज़ से एलर्जी है इनको, ठंडे से है या धूल कण से है या कोई भी पेट्स जितने भी होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, कुत्ता बिल्ली और जो भी जानवर हैं घर में, उनसे भी कभी कभी एलर्जेन शुरू होते हैं जो कि अस्थमा को बढ़ाते हैं। तो पहले ये मालूम कर लें, एक एलर्जी का टेस्ट करवा लें और अपने खान पान को थोड़ा इम्प्रूव करें। खान पान में जो भी एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग सब्सटेंस है, जैसे में लहसुन हो गया, अदरक हो गया, या आपको जो भी हॉट चीज़ है या प्रोटीन का कंटेनिंग डाइट है उसको बढ़ाएं और थोड़ा ठंडा से बच के रहें, क्योंकि मोस्टली आजमा ठंडा से ही प्रेसिपिटेट होता है। और थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, अपने व्यायाम रेगुलर करें, अनुलोम विलोम जो भी होता है, या मॉर्निंग वॉक भी करें, लेकिन ठंडे के दिनों में ध्यान रखें कि वो अपना मफलर लगा के या टोपी पहन के ही वो मॉर्निंग वॉक करें, क्योंकि ठंडा में ही ये बढ़ सकता है। और तीसरी बात यही है कि वो अपना रेगुलर सुसुम पानी का यूज करें, जो जब भी आपको लगे इस तरह का बढ़ रहा है सुसुम पानी का यूज करें। साथ में कुछ मेडिकेशंस हैं जो लेना चाहिए, जैसे मॉन्टेलूकास्ट ग्रुप का जो मेडिसिन है वो रेगुलर खाएं। जब जो सीजन होता है जिसमें बढ़ते हैं उसमें ध्यान रखें। कुछ एंटीबायोटिक्स भी लें, क्योंकि कभी कभी होता है जो आजमा से संबंधित और भी निमोनिया की ओर भी लोग चले जाते हैं, तो उस पर ध्यान रखें, खान पान को बढ़ाएं और थोड़ा सा अपने को फिजिकल फिट भी रखें अपना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगी, चूँकि अभी मौसमी बुखार बोल के बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वक्त अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, कैसे माता पिता ये समझें कि ये मौसमी बुखार है या फिर ये कोरोना के लक्षण हैं, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स एक दूसरे से मैच करते हैं। मैच करते हैं। कोरोना में भी सर्दी खांसी बुखार से ही जनरली कोरोना बढ़ता था, और लेकिन इसमें ऐसा है कि स्प्रेडिंग तो इक्वली है। कोरोना में भी स्प्रेडिंग होता था, एक मेंबर को हो गया तो दूसरे को हो रहे हैं, बड़े से छोटे में ट्रांसमिट हो रहे हैं, इस तरह के इसमें भी देखा जा रहा है। लेकिन खास करके बच्चे में इम्यूनिटी तो कम होता ही है, पहले से ही कम होता है। तो थोड़ा सा हमको ये देखना है कि कोरोना और इसमें डिफरेंसेस ये है कि इलनेस उतनी सीवियर नहीं होती है जितनी कि कोरोना में होती थी। कोरोना में सांस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाता था, वो सांस की तकलीफ SpO2 कम हो जाता था, लेकिन इसमें उतना नहीं है कि SpO2 कम हो, बट होता है कभी कभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे में बोलते हैं पजरा मारना, तो उसमें ब्रेथलेसनेस होता है। बच्चे में देखा गया है कि सांस की एक तकलीफ होती है, SpO2 कम होता है, अप्रॉक्स 90, 89, 88 से भी कम हो जाता है। तो थोड़ा सा ये है कि नेजल ड्रॉप का यूज करें, नाक को क्लियर रखें, क्योंकि नाक इसमें हर समय जाम रहता है। बच्चे लोगों में सांस लेने में तकलीफ होती है, रात में सोने में भी तकलीफ होती है। तो मेरा ये कहना है कि जो अभी का जो फ्लू है वो कोरोना से थोड़ा डिफरेंट है, और इसकी सिविरिटी उतनी नहीं है, स्प्रेडिंग ज़्यादा है बट सिविरिटी उतनी नहीं जितना कोरोना में हुआ करता है। बिल्कुल। डॉक्टर अमित कुमार, ऐसे में जब वायरल और सीजनल दोनों चीज़ों में अब लोगों की संख्या और पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, हम अपने खान पान में क्या शामिल करें जिससे इम्यूनिटी बड़े की हो या फिर बच्चों की हो वो बढ़ सके, हम अफेक्टेड कम हो इससे? देखिए, जो भी हेल्दी डाइट है वो अगर आप खाएंगे तो उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। जंक फूड, जो भी ऑयली फूड्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, तो उससे आपकी इम्यूनिटी घटेगी। तो जो भी हेल्दी फूड्स है उसको आप लें, चाहे वो कोरोना हो या कोई भी वायरल फीवर हो, सबके लिए एक ही है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आप किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी लड़ सकते हैं और वायरल से भी लड़ सकते हैं। तो इसमें बस खाने पीने में जो आपको अच्छा लगता है हेल्दी फूड लें,
चाहे नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन हो या कहीं के भी, जो आपका जो रोटी चावल दूध दही जो हेल्दी डाइट है वो लें। बिल्कुल हेल्दी डाइट लीजिए जो जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े, और वैसे खानों से परहेज करें जो बाहरी खाने हैं उनसे दूरी बनाकर रखें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए इस वक्त, प्रियंका तिवारी कटिहार से। प्रियंका, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मुझे पूछना है मैम कि मेरा 6 साल का बच्चा है, 6+ हो गया उसका एज जी, तो उसके वैक्सीन के बारे में मुझे पूछना है। जो 5 साल वाली जो वैक्सीन होती है वो मैं दिला सकती हूँ क्या? डॉक्टर नेहा सिंह। बिल्कुल, वैक्सीन की जो अभी कुछ 1 महीने पहले हमारी भारत सरकार ने जो ट्रायल के बाद जिनके जो आंकड़े आए हैं कि 75% बच्चों में जो है कि एंटीबॉडी पाई गई है, और वैक्सीन का जो मेन काम होता है कि एंटीबॉडी बनाना। तो अभी इसका वैक्सीनेशन प्रणाली बच्चों में 18 साल के कम उम्र में अभी ये स्टार्ट तो अभी नहीं हुई है, लेकिन अगर जब हमारी भारतीय सरकार इस चीज़ को रेगुलर ये लागू करती है तो जो भी 12 साल से ज़्यादा अधिक उम्र के बच्चे हैं वो वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में 12 साल से लेकर 5 साल के बच्चों में ये ट्रायल अभी तक नहीं हुआ है, और ये ट्रायल के बाद ही इसके परिणाम कहीं भी कि वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है, ये ट्रायल के परिणाम के बाद ही अगर लिया जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर हमारे भारत देश में अगर इसके जैसा कि जो कोवैक्सीन के ट्रायल हो रखी है और इसके परिणाम भी जल्द ही शेयर होने वाले हैं, और वैक्सीनेशन अगर जल्द ही अगर ये होती है इंडिया में, तो इसे बिल्कुल लेना चाहिए। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगा, और जितने भी एडल्ट भी इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो दूसरे लोगों को भी कहें कि आप वैक्सीन ज़रूर लें। यही एक प्रिवेंशन है जो कि वैक्सीन कोविड को रोका जा सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं मोहम्मद तमरेज दरभंगा से। मोहम्मद तमरेज, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, एक 1.5 साल का बच्चा है, 18 महीना का बच्चा है, ठीक है ना, तो वो जो है उसको बराबर जो हर 2 महीने 3 महीने पे जो है उसको बुखार फीवर सर्दी खांसी होते रहता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर विवेकानंद। जी, एक्चुअली 18 महीने के बच्चे हैं और तो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है इसमें। बच्चे में इम्यूनिटी कम है, बच्चे की डाइट अच्छे से नहीं दे रहे हैं आप, उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएं। जो भी आप डाइट देते हैं, अब पानी वाला दाल नहीं दें, गाढ़ा दाल दें, या जो भी हो उसमें थोड़ा घी डाल के दें। खिचड़ी दें तो उसमें मिक्स खिचड़ी बना के दें। थोड़ा सा हेल्थ को इम्प्रूव करना है, क्योंकि हेल्थ से ही डाइट जब इम्प्रूव होगा तो आपका इलनेस भी कम होगा, और थोड़ा हो सकता है कि आपका परिवेश में, आपका इन्वायरमेंट में थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन नहीं होगा, तो हाइजीन भी मेंटेन करें, अपने आस पड़ोस को थोड़ा साफ सुथरा रखें, और बच्चे को थोड़ा सा बड़ों के कांटेक्ट में जल्दी नहीं लाएं, क्योंकि अभी तो बड़े भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो बच्चे भी इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं, और 2-3 महीने पे बार हो रही है तो एलर्जी का भी प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे में, तो थोड़ा एलर्जी का टेस्ट भी करवा लें। और कुछ और भी टेस्ट है ज़रूरी है, अगर बहुत दिन तक बुखार रहता है तो कुछ और टेस्ट करवा के ये रूल आउट कर लें कि कुछ और बीमारी तो नहीं है उसको। कुछ आनुवांशिक बीमारी भी होते हैं जो कि बार होते रहते हैं, या टाइफाइड फीवर है जो बार होते रहते हैं, उसको थोड़ा रूल आउट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर विवेकानंद, ऐसे में जिस एंटीबायोटिक की बात की जाती है कि अगर बच्चे को बार ये समस्या हो रही है, डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, एंटीबायोटिक दिया जाता है, उसके बाद वो रिकवर जल्दी करने लगते हैं, लेकिन बच्चों में ये एंटीबायोटिक कितना उचित होता है? कौन से एज ग्रुप के बाद ही बच्चों को इसको प्रिस्क्राइब करना चाहिए? नहीं मैडम, एंटीबायोटिक तो जन्म के समय से भी दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। कुछ एंटीबायोटिक सेफ़ हैं, कुछ अनसेफ भी हैं। तो बहुत सारा एंटीबायोटिक, जैसे अगर हम लिवोफ्लोक्सासिन की बात करें या सिप्रो की बात करें, तो 7 साल के बाद में ही देते हैं। उससे पहले सबसे सेफेस्ट एंटीबायोटिक है जो कि एमॉक्सिक्लेव ग्रुप का दवा होता है या एजिथ्रोमाइसिन का होता है, वो सब यूज़ करें। उसकी उतनी ज़्यादा ये नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। एंटीबायोटिक तो देते हैं केवल सेकेंडरी इन्फेक्शन को बचाने के लिए, वो एग्जैक्टली वो क्योर नहीं है, क्योंकि जितने वायरल इलनेस हैं वो तो सेल्फ ये हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो हमको लगता है कि ज़्यादा रोल नहीं है, बट मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए लोग अपने से भी एंटीबायोटिक कभी यूज़ करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें सेफ्टी लेवल सबका अलग अलग है। कौन सा एंटीबायोटिक लेना है नहीं लेना है वो डॉक्टर्स ही बता पाएंगे, और इसमें पेडिट्रिशियन से मिलना चाहिए और उनसे परामर्श लेके ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अमित कुमार, मैं जानना चाहूँगी, अमूमन सभी के घरों में पैरासीटामोल और डोलो 650 आजकल ये सभी के घर में उपलब्ध हैं। बच्चों में पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब्ड है कि बच्चों को दिया जा सकता है, लेकिन
ये डोज कितने हों, कहाँ तक ये प्रिस्क्राइब्ड है और कब ऐसी स्थिति आए जब बच्चों को देने की ज़रूरत हो, वो बॉडी टेम्परेचर कितना हो जब उसके बाद हाँ ये अब दिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सही। एक्चुअली ये सबके घर में रहनी भी चाहिए। बच्चों के लिए तो एक सिरप आता है क्रॉसिन का, वो भी रहनी चाहिए। डोलो का टैबलेट भी आता है और ये सब सिरप भी आता है। पैरासीटामोल, सब में पैरासीटामोल ही रहता है। तो ये पैरासीटामोल सबके घर में, जिनके घर में बच्चे हों, ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चों को फीवर कभी भी आ सकता है। तो वो पैरासीटामोल देने में कभी भी दे सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना है, पहले फीवर कंफर्म कर लें। ऐसा नहीं कि केवल हाथ से छू लें और बच्चे को लगा कि देह गर्म है और पैरासीटामोल दे दिए, ऐसा नहीं। पहले आप थर्मामीटर से जांच करें कि बच्चों को फीवर है कितना, और फीवर जो अगर कांख में आप लगाते हैं तो 98.5 अगर आ जाए तो आप दे सकते हैं। 98.5 से ऊपर आप दे सकते हैं बच्चों को पैरासीटामोल। और कितने अंतराल पर दिया जाए ये पैरासीटामोल बच्चों को? हाँ, वो 6-6 घंटे पे आप दे सकते हैं, लेकिन फिर बच्चों का वेट अलग अलग होता है, तो उसमें उसके कारण उसका डोज डिसाइड करना पड़ता है कि क्या दें। तो अगर आप के जनरल टर्म्स में देखें कि बच्चे अगर 10 किलो के हैं या 20 किलो के हैं या 30 किलो के हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि जो 25 किलो के बच्चे होते हैं उसमें जनरली 250 mg पैरासीटामोल दे सकते हैं, और उसको 4 बार दे सकते हैं 6-6 घंटे पे। और उसके 250 से 300 या फिर इतने 25 किलो पे दे सकते हैं। फिर अगर वैसे ही अगर 10 kg के हैं तो अगर सिरप है तो उसमें 2 ml और 250 का अगर सिरप रहता है तो 2 ml दे सकते हैं, मतलब 100 mg पैरासीटामोल आप दे सकते हैं। तो उस तरह से वेट कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप सोच सकते हैं कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो खुद ही देते हैं, नहीं तो किसी भी फिजिशियन से कंसल्ट कर लें, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लें और उसके अनुसार ही दवाई दें। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, चांदनी कुमारी मुंगेर से। चांदनी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, हेलो मैम, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल है, मेरा यूट्रस में ना दाना दाना हो गया है, महीना आने से पहले ही दिखने लगता है, 10 दिन पहले ही, डेट से 10 दिन पहले ही, और 5 दिन दिखता है थोड़ा थोड़ा मात्रा में, और फिर 5 दिन बाद बहुत ज्यादा ब्लडिंग गिरता है, हटका छटा ढेला ढेला जैसा। डॉक्टर श्वेता गुप्ता, आप इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो मैं इन्हें सलाह दूंगी कि एक बार जो है ये अपने लोकल गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि एक बार इनका एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। शरीर में कई बार हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, जिनकी वजह से भी माहवारी की कई सारी समस्याएं आने लगती हैं, और ख़ास करके कई बार महिलाओं में थायराइड की समस्या की वजह से भी माहवारी में बहुत सारी अनियमितताएं आती हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर के प्रॉपर एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी छोटी घाव भी होते हैं बच्चेदानी के मुंह पे, जिसकी वजह से भी जो है कई तरह की दिक्कतें आती हैं। तो एक बार एग्जामिनेशन करा लें, और फिर जैसा उनके गायनेकोलॉजिस्ट सलाह दें, अल्ट्रासोनोग्राफी और कुछ टेस्ट वगैरह, तो वो उसके बाद करवा लें, और उसके बाद ही प्रॉपर वो मेडिसिन खाना शुरू करें। बिल्कुल। डॉक्टर अमित कुमार, मैं आपसे जानना चाहूँगी, वायरल बुखार की जब हम बात करते हैं और कोरोना वायरस की बात करते हैं, और अभी जिस तरीके से डेंगू फैली हुई है, लोग कब डॉक्टरी सलाह लेने के लिए पहुंचे, कब उन्हें ऐसा माता पिता के तौर पर ये पता चले कि नहीं अब उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वहां पर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बच्चे को सही तरीके से चेकअप की ज़रूरत है? देखिए, अभी किसी को भी फीवर अगर आए तो पहले दिन वॉच करें कि कितना फीवर जा रहा है। अगर बहुत ही हाई ग्रेड फीवर जा रहा है, जैसे 102, 103, 104, तो आप फर्स्ट डे ही चले जाएं डॉक्टर के पास, क्योंकि वो हो सकता है टाइफाइड फीवर हो, तो उसमें ज़्यादा देर वेट करना सही नहीं है।
हाँ, अगर माइल्ड लो ग्रेड फीवर है जैसे कोरोना में होता है 99, 100, तो उसमें आप वेट कर सकते हैं। उसमें आप सैचुरेशन चेक कर सकते हैं कि डिसैचुरेट तो नहीं हो रहा है। अगर डिसैचुरेशन नहीं हो रहा है, फीवर ज़्यादा नहीं हो रहा है, सिम्टम्स ज़्यादा नहीं है खांसी के, तो आप क्रॉसिन दे सकते हैं और क्रॉसिन देकर 2 या 3 दिन वेट कर सकते हैं, क्योंकि वायरल फीवर में थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। 2 दिन 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हाई ग्रेड फीवर हो तो पहले ही आप डॉक्टर के पास चले जाएं, क्योंकि उसमें कुछ टेस्ट करके देख लिया जाएगा कि आपको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टाइफाइड ये सब तो नहीं है। लेकिन अगर पहले दिन वेट करने के बाद अगर फीवर बाद में दूसरे दिन और ज़्यादा इंक्रीज़ करे तो आप सेकेंड डे भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, क्योंकि फीवर ज़्यादा होना एक अलार्मिंग होता है और उसमें डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। अगर लो ग्रेड फीवर है तो घर में 2 दिन 3 दिन आप देख सकते हैं और सिंपल पैरासीटामोल दे सकते हैं। बिल्कुल। विद्या प्रकाश बोकारो से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आप अपना सवाल पूछिए। सर मैम, मुझे 2-3 सप्ताह में हर बार मैम सर्दी हो जाती है और जल्दी ठीक होती नहीं है, और मैम मैंने वैक्सीन भी ले लिया, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज, बट हमेशा मुझे सर्दी की परेशानी रहती है। एज क्या है आपकी? एज मैम मैं 26 ईयर्स है। डॉक्टर विवेकानंद, एक्चुअली इनको थोड़ा एलर्जी का प्रॉब्लम है, थोड़ा कुछ ऐसा एलर्जन है जो इनको बार बार सर्दी कॉज हो रहा है इनसे। तो थोड़ा सा आप फ्लू का भी वैक्सीनेशन आप ले लें, एक वैक्सीन लें, और साथ में अपने डाइट को बढ़ाएं, डाइट को इम्प्रूव करें और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से भी बहुत सारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और अपने को फिजिकली फिट रखें। बिल्कुल। तो देखिए, वैशाली से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, जितेंद्र कुमार। जितेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए। साउंड लॉस्ट हो गई है। हेलो मैम, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा बच्चा है 7 साल का है जी। उसको बार बार बुखार हो जाता है और सर दर्द करने लगता है, कभी गर्दन दर्द करने लगता है मैम। अब बीच में उल्टी भी एक आध हो गया था। डॉक्टर नेहा सिंह, आई थिंक कि सर डॉक्टर विवेकानंद इसका बेटर आंसर करेंगे। एक्चुअली सर गर्म होना और हेडेक होना, ये थोड़ा हो सकता है कि ब्रेन में कभी कभी प्रेशर भी बढ़ जाता है बुखार से, तो उसके लिए एक सीटीएसन करने की ज़रूरत है। सीटीएसन करने के मालूम चलेगा कि कुछ उसमें हाइड्रोकेफेलस वर्ड आता है, उसका प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है, वोमिटिंग का वो लक्षण उसमें भी होता है, और बार बार बुखार आने का एक वजह भी हो सकता है कि शरीर में प्रतिरोध क्षमता जो है वो कम है। इसलिए हमको लगता है कि प्रॉपर उसका जांच करवा लें, क्योंकि हेडेक होना, वॉमिटिंग होना ये गुड साइन नहीं है। हो सकता है कि उसको जब भी फीवर हो रहा है वो फीवर ब्रेन पे चढ़ जा रहा है उसका, तो वो कन्वल्सन के रूप में भी कभी कभी कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारे समझ से उसको जांच करवा लेना चाहिए प्रॉपरली, उसको किसी अच्छे फिजिशियन से मिल लीजिए जो कि आपको ये सब सॉल्यूशन दे पाएँ। और जब भी बुखार आए उसको बुखार का पैरासीटामोल दे ही दे, क्योंकि उसको बढ़ने नहीं दें, क्योंकि बढ़ने के कारण कुछ और समस्याएं भी हो सकती है। फेबाइल कन्वल्सन कहा जाता है, 7 साल की उम्र तक होता है, तो वैसा सा भी अटैक आ सकता है आपको। तो जब भी बुखार आए उसको बुखार को डाउन कर दें, उसको कभी कभी स्पॉन्जिंग करते हैं, हाथ पैर चेहरा को कपड़े से उसको पोंछते हैं और साथ में पैरासीटामोल देते हैं और वेट करते हैं। एंटीबायोटिक कभी 2-3 दिन के बाद में ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। उल्टी हो रहा है तो उल्टी का दवा दें, बीच बीच में उल्टी का भी दवा ऑन्डेम सिट्रॉन जो ऑन्डेम नाम के आता है उसको देते रहें। और हेडेक के लिए पैरासीटामोल भी काम कर सकता है, दोनों में, फीवर में और हेडेक दोनों में पैरासीटामोल काम करेगा अच्छा से। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ मधेपुरा से जुड़ गए हैं, विकास कुमार। विकास, आप अपना सवाल पूछिए। जी, हमारी बच्ची है 6 साल उम्र है और उनको 2 रोज से फीवर है। उनको लोकल दवा दिलवाए हैं मैंने, लेकिन उससे ठीक फीवर 100, 101, 102 रहता है। बिल्कुल। डॉक्टर विवेकानंद, बच्ची को लेकर परेशान है अभिभावक। हाँ जी, एक्चुअली अभी तो फैला ही हुआ है, फीवर तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हर एक बीमारी में फीवर हो रहा है। तो वायरल का लक्षण हो सकता है, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर वायरल में ही होता है, टाइफाइड का भी कुछ लक्षण हो सकता है। तो मेरे समझ से अभी थोड़ा वेट कर लें, अभी पैरासीटामोल देते रहें, 6-6 घंटा पे पैरासीटामोल दें, स्पॉन्जिंग करें और कुछ एंटीबायोटिक भी यूज करें। अगर अपने से नहीं समझ में आ रहा हो तो वहाँ लोकल फिजिशियन से मिले और जांच करवा के थोड़ा आगे अपना सॉल्यूशन ये करवाएं कि कौन सा बीमारी है और उसका क्या दवा होगा, और डॉक्टर ही बता पाएंगे।
बिल्कुल। डॉक्टर नेहा सिंह, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कोरोना के वक्त बहुत सारे लोग जो थे दवाओं को लेकर के उन्हें ये पता था कि सिम्टम्स अगर ये जनरेट हो रहे हैं तो हम इन दवाओं को ले लें। मल्टीविटामिन टैबलेट्स लोगों ने घरों में रखने शुरू कर दिए, लिम्सी खाना शुरू कर दिया। ऐसे में क्या बच्चों के लिए ये प्रिस्क्राइब्ड है? क्या बच्चों को एहतियाती ये दवाइयाँ दी जा सकती हैं? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट ए गुड थिंग। वो कहीं भी कि आप खुद अपने मन से दवा लेती हैं, कभी कभी आप ज़्यादा ले लेते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, जिसका कि परिणाम बुरा ही देखा जाता है। सबसे पहले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट ये है, अगर फ्लू का टाइम है या कोविड का टाइम है, तो जो IAP जो वैक्सीनेशन की नॉर्मल प्रणाली है बच्चों में, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। सारे बच्चों को जो भी पहले भी जो वैक्सीन्स दिए जाते थे तमाम पैदा होते ही उम्र के 10 साल तक, जो भी इंडियन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक जो वैक्सीनेशन शेड्यूल बनाई है बच्चों में, वो सबसे पहले पेरेंट्स करवाएं, ताकि फ्लू या कोविड को छोड़ के बाकी के जो इन्फेक्शन से बचा जाए। ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि उनमें कुपोषण के अगर लक्षण दिख रहे हैं या कुपोषण से बचाने के लिए जो भी एहतियात हैं, उनमें विटामिन D की डेफिशिएंसी, विटामिन A की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, जितनी भी डेफिशिएंसी है, उन सारे प्रोग्राम में रेगुलाइज में उनको संतुलित आहार उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। सारे पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें नॉर्मल हाइड्रेशन, उन्हें बिल्कुल हाइड्रेट रखें। दूसरा, प्रोटीन डाइट बच्चे को दें, और कार्बोहाइड्रेट बच्चे में उतना उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो सामान्य अगर संतुलित मात्रा में अगर बच्चों में कार्बोहाइड्रेट दिया जाए तो ये ठीक, मतलब उनके लिए ठीक रहता है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव ना बने, सारे न्यूट्रिशंस को बैलेंस में रहते हुए उन्हें प्रोटीन डाइट, तो बिल्कुल मेन है कि वो प्रोटीन डाइट का रिक्वायरमेंट वो अपने बच्चे को पूरा करें। बिल्कुल। महाराष्ट्र से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं, मधुसूदन, आप अपना सवाल पूछिए। सर देखिए, मेरे को आज हफ्ते दिन से बुखार लगा था, मैं दवाई ले चुका हूँ जी। मेरे को सर्दी खांसी अभी भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन दवाई खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को वैक्सीन लगाना है कि नहीं लगाना, यही मैं पूछ रही हूँ। डॉक्टर अमित कुमार, ये वैक्सीन लेना चाहते हैं, अभी भी थोड़ी समस्या है, ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? नहीं, अभी इनको बुखार आ रहा है तो वैक्सीन बिल्कुल ना लें, क्योंकि वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट भी होता है कि वो बुखार करता है। तो जब बुखार 15 दिन आप देख लें, जब बुखार ख़त्म हो जाए उसके 15 दिन के बाद आप वैक्सीन लें। बिल्कुल। तो इस वक्त आपके लिए प्रिस्क्राइब नहीं है, आप पहले पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए और उसके बाद ही आप वैक्सीनेट हों। ये डॉक्टरी सलाह आपके लिए है, क्योंकि इस वक्त आप खुद बुखार और सर्दी खांसी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। डॉक्टर श्वेता गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि बुखार आ गए, सर्दी आ गई, खांसी आ गई, तो लोग होम रेमेडीज स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों के लिए ये होम रेमेडीज कितनी कारगर है, कब किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए? बच्चों में सबसे पहले तो होम रेमेडीज़ में हम लोग जो है हर रोज़ रात में गर्म दूध हल्दी डाल करके दे सकते हैं, जो बच्चों में काफ़ी कारगर होता है। और उसके अलावे जो है हम लोग कुछ होम रेमेडीज़ में हल्दी और अदरक और गुड़ का हलवा बना करके, वो थोड़ा बहुत उसकी गोलियां बना करके बच्चों को खिला सकते हैं। वो थोड़ी सी मीठी लगती हैं तो बच्चे जो है कई बार उसे खाना भी पसंद करते हैं। तो इस तरह की कुछ होम रेमेडीज़ ये बड़ों के लिए भी काफ़ी कारगर होती है। इस तरह की कुछ होम रेमेडीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे काढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, हालांकि बड़े तो पी लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो आप चाहें तो गर्म दूध में मसाले डाल करके, गर्म मसाले जैसे लौंग और अदरक और दालचीनी वगैरह डाल करके उबाल दें और थोड़ी सी चीनी मिला करके बच्चों को रोज़ रात में दे दें, तो ये काफ़ी कारगर होता है बच्चों के सर्दी वगैरह को भी कम करने में। बिल्कुल। तो ये तमाम और बच्चों को ठंडी चीज़ों से परहेज करने के लिए बोले। बिल्कुल, पेरेंट्स के बहुत काम आएंगे, बच्चों को लेकर के जो चिंता अभिभावकों की बनी हुई है उन्हें बहुत ज़रूरी काम आएंगी। आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।